perpendicular। तो अगर ये आपका सिंपली x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव साइड में, तो ये x है, पॉजिटिव नंबर होगा। ये सिंपली आपको y लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंपली आपको यहाँ पे z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस x में इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यानी कि x का i कैप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, प्लस y का j कैप इस स्केलर नंबर में इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, इसने लेंथ के वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, प्लस इस z लेंथ में इसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका इसको रिप्रेजेंट किया और इन तीनों का सम बेसिकली a वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। तो द एनी वेक्टर इन स्पेस इज कंसिडर्ड एज इन जनरल x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप, where x, y, z are said to be x, y, z are, ये जो कोफिशिएंट है said to be क्या कहलाते हैं, is a projection of vector A on x axis, y axis and is a z axis। ये जब हम किसी वेक्टर को कंसीडर करते हैं x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप, जब हम किसी वेक्टर को कंसीडर करते हैं x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप, तो वहां पे वो जो तीन रियल नंबर है x, y, z, रियल नंबर मतलब वो निगेटिव भी हो सकते हैं, जब वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली निगेटिव x एक्सिस पे जाएगा तब आप ऐसा फील करोगे। तो x, y, z are said to be projection of vector A on x axis, y axis and z axis, सिंपली इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो any vector can be expressed as a xi plus yj plus zk, where I, j, k are said to be unit vector along the x axis, y axis and z axis. And the important thing is I, j, k are is a non-collinear and non-coplanar vectors। x, y, z आपके स्केलर नंबर है, i कैप, j कैप and k कैप are non-collinear एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। ये आप समझ सकते हो, एक्स वाई है और जेड इस प्लेन के बाहर था, इज अ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इज अ नॉन कोप्लेनर। I, j, k are simply said to be non-zero and non-coplanar vector। हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे, अंडरस्टैंड। फिगर थोड़ा सा गंदा है, कोई बात नहीं, पता ही है। I, j, k is a simply इस तरीके से ये कॉम्पोनेंट हो जाता है बच्चे। Now again समझे एक और स्टेटमेंट, स्पेस में इफ द एनी वेक्टर ए है, कहीं पर भी हो, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेके आ गया इसका टेल, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एक अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ एक बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ एक गामा एंगल बना रहा है। अच्छा बच्चे एक सेकेंड, इसमें ये बेसिकली एक क्यूबॉइड का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ये क्यूबॉइड क्योंकि ये इस तरह से ऊपर है, तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मॉड ऑफ ए, यानी कि उस ए का मैग्नीट्यूड जब मैं उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया तो वो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड यानी कि डायगोनल की लेंथ अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आप समझिए, ठीक है। इफ अ वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्सिस, a vector A, let assume vector A make
एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with positive coordinate axis। इस अल्फा बीटा और गामा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब कि अल्फा आपका एक्स एक्सिस और बीटा आपका वाई एक्सिस और गामा आपका जेड एक्सिस के साथ एंगल है, तो आप यहां पर कॉस अल्फा लिख सकते हो। कॉस अल्फा यानी कि इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो यही वाला आपका लेंथ एज्यूम कर लेते हैं एक्स है, तो कॉस अल्फा इज इक्वेट विथ, अगर ये निगेटिव होता तो ये अल्फा आपका ऑब्ट्यूस अपने आप हो जाएगा। अगर एक्स निगेटिव होगा यानी कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा तो x अपॉन अंडर रूट ओवर ये लेंथ, ये सिंपली y है और ये सिंपली z है, तो अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, द कॉस बीटा इज इक्वल टू द y अपॉन अंडर रूट ओवर, y बेसिकली यही आपका एल्जेब्रिक नंबर है, मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, और z एक्सिस पर इस तरीके से ये आपका यहाँ पर z एक्सिस है, इस पर ये परपेंडिकुलर डाला, इस पर ये परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका z है लेंथ को, और इसी के साथ ये वेक्टर यहाँ पर आपका गामा एंगल बना रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, द कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हमें एक स्टेटमेंट मिलता है कि ये अल्फा, अगर कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, द कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज भी आपका 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज सेट टू बी 1। एंड ये जो 3 नंबर आते हैं इज द कॉस अल्फा, मतलब कि एंगल का कोसाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज सेट टू बी is the direction cosine of vector A which inclined alpha, beta and gamma angle with coordinate axis। cos alpha, cos beta, cos gamma is said to be direction cosine of angle of vector A which make an angle which inclined is the alpha, beta and gamma angle with coordinate axis। Understand सभी लोग? And it's generally represent L, M, N respectively। तो कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो ये रिलेशन हमेशा एप्लीकेबल होगा। दूसरा वो जो 3 नंबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, उस वेक्टर के क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर अगर गिवन है, लेट अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर गिवन, वाइस वर्सा बोल रहा हूं, तो इसमें आई जे और के लगा दिया जाए, यानी कि कॉस अल्फा आई, तो इसका आई कैप ले लिया जाए प्लस इसका जे कैप और इसका के कैप, तो ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन सेम उसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इज कॉस अल्फा आई कैप
प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप इज रिप्रेजेंट unit vector. It represents simply unit vector along that vector. इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है along that vector whose direction cosine is given. ये एलिमेंट जो गिवन थे हमें किसी वेक्टर के लिए, उसमें अगर मैं सिंपली आई जे और के का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको लिखूं तो वो आई जे और के का जो कॉम्बिनेशन है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. वो उस वेक्टर के इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को सिंपली रिप्रेजेंट करेगा. एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा बीटा गामा नहीं, उसका कोसाइन लेने पे जो नंबर हमें मिलेंगे वो बेसिकली उस वेक्टर के क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant vector of A vector and B vector. The magnitude of resultant of A vector and B vector. यानी कि अगर मैंने कहा कि मेरे को एक वेक्टर A है, ये मेरे पास एक वेक्टर B है, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताओ, और उन दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल अल्फा है तो अल्फा इज इफ वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर A and B. Where alpha is angle between the given vector A and B अगर है तो इसके A और B का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिंपली पैरेललोग्राम लॉ से अगर चलें तो हमें इसी लेंथ को कैलकुलेट करना है. इस फिगर में ये B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर ही है. इससे मैंने सिंपली एक कंस्ट्रक्शन कर लिया बच्चे. ये कहना गलत है कि ये अल्फा बाई टू है, ये बात क्लियर है सभी को. लेकिन अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा है. ये बी वेक्टर है, स्मॉल बी बिना एरो इस रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये सिंपली आप कह सकते हो बी का कॉस अल्फा वाला पार्ट हो गया, और ये इस फिगर में बी का साइन अल्फा हो गया. आपको इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ यहां पे चाहिए. इस लाइन सेगमेंट की लेंथ यानी कि इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी कि A प्लस B का वेक्टर का मैग्नीट्यूड. पाइथागोरस लगाते, इस होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस B साइन अल्फा का होल स्क्वायर. मीन्स आपको यहां पे मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का कॉस अल्फा. तो A प्लस B का इस मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos अल्फा, where अल्फा इज एंगल बिटवीन देम. इसलिए अगर अपने पास इस A कैप प्लस B कैप का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें कि A कैप यानी कि दो वेक्टर्स हैं A और B जिसके यूनिट वेक्टर का सम देखें, और A और B के बीच का अगर एंगल थीटा है
तो मैंने कहा कि ये मैग्नीट्यूड हमेशा 1 नहीं होगा, ये बेसिकली इस थीटा पे डिपेंडेंट होगा। और वो कैसे डिपेंड करेगा? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो यानी कि दिस इज इक्वल 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 cos थीटा बाई 2 is the a cap plus b cap का मैग्नीट्यूड is said to be simply यहाँ पे 2 cos थीटा बाई 2, जो कि हमेशा 1 नहीं है। ये 1 कब है? जब ये 60 डिग्री है, तो थीटा जब 120 है। तो इफ a and b are inclined 120 डिग्री स्पेशली, तब उनका सम ऑफ द वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर होगा। तब उनके सम ऑफ द टू यूनिट, उस यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर होगा। अदरवाइज a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू द, सिंपली आपका इक्विवेलेंट होगा किस नंबर के बराबर? द 2 cos थीटा बाई 2 के सिंपली बराबर होगा। यहीं पे अगर हमें a कैप माइनस b कैप का मैग्नीट्यूड देखना है, a कैप माइनस b कैप यानी कि डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर b को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस b। तो माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, केवल यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। तो अगर सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इस a कैप माइनस b कैप की बात करेंगे, तो वो आपका रिजल्टेंट, इस डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का कॉस अल्फा। अल्फा अभी भी किसके किसके बीच का एंगल है? a और b के ही बीच का एंगल है, ना कि a और माइनस b के बीच का एंगल है। ये गलती नहीं करना है। तो a कैप माइनस b कैप इज इक्वेट विथ 1 माइनस 1 माइनस का 2 cos थीटा। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओगे, तो ये सिंपली आपका 2 का साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, जो कि आपका 1 कब होगा? जब आपका साइन थीटा बाई 2 1 बाई 2 यानी कि थीटा बाई 2 आपका सिंपली 30। तो थीटा जब आपका 60 डिग्री होगा, तब आपका डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा? इज सिंपली 2 साइन थीटा बाई 2 होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स है। सिंपल is the magnitude of the resultant of the 3 vectors की बात करोगे, तो 3 vectors अगर है, तो उस केस में हम लोग इस पेयर वाइज एंगल की बात करते हैं। उसको अभी मैं पिक्चर में नहीं ला रहा, क्योंकि वो अपन डॉट प्रोडक्ट से लेके आएंगे, अभी उस बात को छोड़ देते हैं। तो अभी आज के क्लास में अपन ने बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग किया था वेक्टर क्या है। मेरे क्लास में केवल वेक्टर एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिजिक्स में और मैथ्स में वेक्टर अलग अलग फील करना पड़ता है, क्योंकि मैं मैथ्स में वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट करता हूं, तो मेरा कहना है कि वो वेक्टर रिमेन सेम होगा जब तक मैं उसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड को चेंज ना करूं। लेकिन फिजिक्स में वेक्टर बेसिकली अप्लाइड वेक्टर्स होते हैं कि बॉडी में एक बॉडी इस पे रखी हुई है, तो मैं उस बॉडी पे यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका इफेक्ट होगा, अलग होगा। ऊपर लगा रहा हूँ तो उसका इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी एक फर्क आता है कि आप ये कहो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बॉडी के कहीं पे भी लगाया जाए तो उसके एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए मैथ्स में मैं कहता हूं कि वेक्टर मेरे लिए केवल स्पेस में इमेजिन करना एक लाइन सेगमेंट जिसकी एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को फील कराएगा। फिर आपको कहा गया कि 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे, ये बताया गया जब उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। फिर वो 2 वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर कब होंगे, एंटी पैरेलल कब होंगे, इस पे हम लोग ने डिस्कशन किया। क्लियर सभी को? फिर अपन ने एक नल वेक्टर की बात की। नल वेक्टर भी एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 0 यानी कि 0 वेक्टर को हम नल वेक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो वेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी इन एनी डायरेक्शन। हम उसको किसी भी डायरेक्शन में फील कर सकते हैं पॉइंट को।
फिर आपको मैंने बताया एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड सिंपली यहाँ पे कितने के बराबर, 1 के बराबर, और वो उसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ए की डायरेक्शन में काउंट होगा। फिर एडिशन ऑफ द वेक्टर की बात हुई, जिसमें अपन ने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, या दो से ज्यादा के लिए उसको कहा जाए पॉलीगन लॉ ऑफ द वेक्टर की बात किया। उसमें अपन ने फिर उसी के कॉन्सेप्ट से सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर की बात किया था। a माइनस बी के लिए a प्लस ऑफ माइनस बी की बात किया है। देखो, पोजीशन वेक्टर की बात किया। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है केवल मेरे प्रॉब्लम में, और वो पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताता है, यानी कि उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल आया। फिर कोलिनियर और कोप्लेनर की बात आई कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, अगर कोलिनियर है तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो कोफिशिएंट नेसेसरी टू बी 0। फिर ऐसा ही कोप्लेनर के साथ भी कुछ कुछ की पॉइंट्स अपने पास निकल के आए। फिर अपन ने सिंपली यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर को लिखा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कोलिनियर विथ ए कैप प्लस बी कैप, एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज कोलिनियर विथ ए कैप माइनस बी कैप। इस तरीके की अपन ने कहानियां यहाँ पे पढ़ी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अच्छे से नोट डाउन करने हैं, तो इस पे हम लोग प्रॉब्लम फिर अभी आगे देखेंगे। क्लियर सभी को?